उड़न कबूतर उड़न फ्लाई, लुक देखो आकाश स्काई। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है भाई। और जो वोट डालने नहीं गया उसी के लिए कार्यक्रम है बनाई। अरे भाइयों, अब भी देखो, भारत में 88 जगह चुनाव हुआ है, 88 जगह। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एवं अन्य स्थानों में, जहां पर मूलतः मैं कहता हूं जिधर बीजेपी को ज्यादा उम्मीद है, वहां पर वोटिंग टर्नआउट कम है। ठीक है। वैसे तो चुनावों के बारे में कहना, डिपेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन वोटिंग कम है। अब ओवरऑल मतलब अगर पूरे देश में देखा जाए तो अब दोस्तों, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं, परंतु हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके भविष्य का फैसला अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग करेंगे। हालांकि वो मर गए हैं, उनका कोई अनुयायी होगा जो, जैसे, क्योंकि उनके तो वहां हजारों की भीड़ आती है, वो लोग आएंगे सत्ता में, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, जो हजारों की भीड़ थी उसमें से कोई ना कोई एक कृष्णानंद राय भी बनेगा, जिसकी चोटी काटी जाएगी, अर्थात ज्ञान शिखा पैरों के नीचे घिसी जाएगी, कहा जाएगा जय श्री राम। ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के कर्नाटक की असेंबली में हमने नारे सुने हैं, ऐसा ही कुछ होगा। कार्यक्रम असाधारण है और आप लोगों के लिए है। प्रश्न तो यह है दोस्तों, आखिर कौन सा नशा किया है आपने? क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति शराब का नशा करता है, तो उसको तो अपना होश नहीं रहता। यहाँ तो आपने अपनी पुश्तों तक को दांव पे लगा दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट डे था, उस दिन वोटिंग टर्नआउट लगभग लगभग कम रहा है संपूर्ण देश में। इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, कैसा होगा? पर आप एक अलग एंगल समझिए। बंगाल में 10% वोट ज्यादा पड़ा है, वोट ज्यादा पड़ा है जम्मू कश्मीर में, वोट ज्यादा पड़ा है कर्नाटक में, तो इन जगहों पे ज्यादा पड़ा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एटसेट्रा, जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, वहां पर कम पड़ा। इस विषय पर बात करने के लिए आपके लिए मैंने बुलाया है खास तौर पर वरिष्ठ पत्रकार धीरज भारद्वाज जी को। आइए कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। धीरज जी नमस्कार। ये वोटिंग टर्नआउट जो है 2014 के मुकाबले और 2019 के मुकाबले, इवन 2014 के मुकाबले वोटिंग टर्नआउट कम देखने को मिला है धीरज जी। और इसके पीछे कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या कारण है ये वोटिंग टर्नआउट बहुत सी जो जगहों पे कम हुआ है? जैसे मध्य प्रदेश में कम हुआ, जैसे 88 सीटों पर ओवरऑल वोटिंग हुई है, और इन 88 सीटों पे पिछली बार से, मतलब पिछली बार पहले चरण में 102 सीटों पे हुआ था, तब तब वोटिंग परसेंटेज जो थी वो इससे ज्यादा थी, अब और कम हुई है। क्या है ये चुनावों की गर्मी है या सूरज की गर्मी है जो लोगों को पहुंचने नहीं दे रही, या कुछ और आपको लगता है? देखिए, दो तीन चीजें समझने वाली हैं इसमें। एक तो जी ज्यादातर जगहों पर वोटिंग का परसेंटेज जो है वो गिरा है। तो ये जो, हालांकि उस दिन शुक्रवार था और जो मुस्लिम वोटर है उन्होंने तो कई जगह नमाज, जो अपना उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है फ्राइडे की नमाज, उसको भी उन्होंने जी स्किप कर दिया मतलब वोट डालने जाने के लिए। तो ऐसा हुआ है कि वोटिंग जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने तो पूरी मतलब तत्परता से की है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उसने बहुत सीरियसली इसको नहीं लिया। तो एक तो जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो डेट रखा है, चाहे उस दिन सारे लोग गए थे, हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास जो डेट तय किया गया था उसमें सारी पार्टियों के नुमाइंदे जाते हैं और उनसे मिलजुल कर, उनसे राय मशविरा करके ही वोट तय किया जाता है, डेट तय किया जाता है वोटिंग का। तो उस लिहाज से अगर इन्होंने जो डेट तय किया है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि ये वाला जो डेट था शुक्रवार को, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का वोटिंग वो चला गया, मतलब 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड चला गया। तो लॉन्ग वीकेंड का असर, अब ज्यादातर लोगों ने, आप देखिएगा कि जहां भी पोलिंग था उसके आसपास के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां बुकिंग बहुत ज्यादा थी। नैनीताल, दिल्ली का बताऊं, मतलब सॉरी नोएडा का बताऊं, नोएडा गाजियाबाद का, तो आसपास में नैनीताल पड़ता है, या उत्तराखंड के कई सारे डेस्टिनेशन है, वहां बुकिंग बहुत ज्यादा थी। फ्राइडे से ही लोग अपना
निकल लिए थे, बल्कि थर्सडे नाइट को ही ज्यादातर लोग निकल लिए थे। तो ये तो हुआ। इसके अलावा जहां-जहां भी पोलिंग हुआ है, वहां-वहां मतलब जो आस-पास में लोगों ने वीकेंड मनाना ज्यादा बेटर समझा, क्योंकि वोटर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट नहीं है, इसका 2 कारण है। एक तो उसका जो उसके लिए प्रायोरिटी ज्यादा वोटिंग नहीं है। दूसरी जो बात मतलब दूसरा जो कारण है, वो माना जा रहा है कि मोदी जी खुद ही मतलब बीजेपी ने खुद एश्योर कर दिया कि जीत तो रही है। अभी एक ऐसा माहौल बनाया गया है, चाहे बीजेपी ने बनाया हो, चाहे कांग्रेस ने बनाया हो। देखिए, तो मुझे तो इसमें साजिश यूपीए की भी लगती है, क्योंकि यूपीए ने एक माहौल बनाया है कि वो डर गए हैं हर जगह से और हर हाल में आप जीत रहे हैं। ये वही माहौल है जो वाजपेयी जी के समय में इंडिया शाइनिंग का माहौल था। वाजपेयी जी के 5 साल पूरे हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने जो यूपीए ने एक माहौल बनाया कि हम लोग डर गए हैं और वोटर निश्चिंत हो गया बिल्कुल कि हमको वोट डालें नहीं डालें, वाजपेयी जी तो जीतेंगे ही। तो इस बार भी जो माहौल है, मैंने आपको पहले भी पिछली बार भी बताया था, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तो आपको बताया था कि ये जो माहौल है, फर्स्ट फेज के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बार सेकंड फेज हुआ, तो भी वही बात है कि माहौल जो है वो खुद यूपीए ने बना दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल आप लोग जीत ही रहे हैं, एक वॉक ओवर दे दिया इस टाइप से समझो। लेकिन अब जो मान लीजिए 20% वोटर हैं मुस्लिम्स कहीं पर, या कहीं इससे ज्यादा भी हैं, तो 20% उन्होंने तो आकर अपना एकदम कंसोलिडेटेड वोट दिया। लेकिन जो नॉन मुस्लिम वोटर है, वो बिखरा हुआ है। उसमें मतलब उसमें कई पार्टियां हैं। नॉन मुस्लिम वोटर में केवल बीजेपी के वोटर नहीं है। तो उन्होंने बीजेपी को मतलब संगठित होकर वोट नहीं दिया, और मतलब जैसे नॉर्मली 60% 70% वोटिंग होता तो थोड़ा सा एक बैलेंस होता। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ज्यादातर लोग जो वोटर जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए चले गए और उन्होंने वोट नहीं दिया। हाँ, बताइए। देखिए धीरज जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था, आपको डिस्टर्ब करना थोड़ा उचित नहीं था कार्यक्रम में। धीरज जी, देखिए 2014 में जब बीजेपी 283 सीट्स जीत के आई थी, तब वाकई चुनावों में उत्साह बहुत था। उस टाइम पर बीजेपी के पास में मुद्दे थे। मुद्दा था भ्रष्टाचार, मुद्दा था राम मंदिर, मुद्दा अ, था महंगाई, गांधी नेहरू खानदान को घेरना। ये सारे मुद्दे थे बीजेपी पे। धारा पेट्रोल के 370 जी हाँ, धारा 370, पेट्रोल के दाम। परंतु जब मैंने ये सब पढ़ रहा था ना सर, मुझे लगा कि ये चुनावी मुद्दे सिर्फ हिंदू के लिए हैं, वो भी अर्बन हिंदू के लिए। अगर आप रूरल हिंदू को देखोगे, वो देता है आपकी मेरी बिरादरी का है कि नहीं है, कि मेरी जाति का है कि नहीं है। वो इस बात पे देता है कि त्यागी है कि नहीं है, या फलाना है कि, या चतुर्वेदी है कि नहीं। इस टाइप से दिया जाता है वोट, या जाट है कि नहीं है। अब लेकिन मुसलमानों का जो वोट होता है सर, वो एक ही जगह पड़ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वो जो मुस्लिम को भी नहीं सेकुलरिज्म, जाता है। वो मुस्लिम को भी नहीं जाता है। वो देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो सेकुलरवाद का जो नशा, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने दर्शकों को, और आपसे भी पूछ रहा हूं, कहीं ये सेकुलर हिंदू बाद में ये तो नहीं कहेगा लिल्ला मंगल सूत्र कहाँ है। देखिए, ये तो बात की बात है कि अभी कौन आएगा, मतलब सरकार किसकी आएगी और किसकी नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए किसी किसी तरह अगर जोड़ जाड़ के यूपीए की सरकार आ भी जाती है, तो वो एक तो स्टेबल नहीं होगी और इतनी पावरफुल नहीं होगी कि वो कोई रूल्स या जैसा उन्होंने वादा किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसको वो पूरा कर सकें। तो एक तो ये बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है कि मतलब नहीं, कोई वो मैं रिजल्ट पे नहीं जा रहा, चुनाव के रिजल्ट पे क्या होगा क्या सर नहीं होगा। बेसिक बात तो ये पूछी जा रही है कि ये जो हिंदू का माइंडसेट है, ये कैसे बदलेगा। अगर 500 साल बाद राम मंदिर बनता है, तो भी उसमें लोगों को दिक्कत लगती है। और रही बात चुनावों की, तो एक मेरे जानकार हैं, मैं नाम नहीं ले सकता कार्यक्रम पे ओपनली, तो वो भी कार्यक्रम कुछ चलाते हैं अपना, कि सच है तो कड़वा है और सच कड़वा होगा, पता नहीं का कुछ ऐसा ही वाहियात सा है।
मतलब इट इज इवन नॉट इवन वर्थ हियरिंग। मैं अपने दर्शकों को चेता रहा हूँ, कॉशियस कर रहा हूँ, ये बकवास मत सुनना। अगर ये बकवास सुनोगे तो बाद में, वरना तुम भी बैठ करके अपनी अपनी बातें करोगे और अंत में धराशाही सिर्फ धर्म होगा। यहाँ मूल प्रश्न जो है वो यही है कि भाई आप लोगों को अर्थात हिंदुओं को कौन सी ऐसी जड़ी बूटी दी जाए जिससे वो जागृत होगा, या ये सेकुलरिज्म का जो नाटक है ये इस कदर अंदर बैठ चुका है कि आपको वो जागृत ही नहीं होने दे रहा, ये नशा कभी समाप्त ही नहीं हो रहा। धीरज जी, मैं दूसरा कारण उससे मैं बोल रहा था, बीच में बात रह गई। दूसरा कारण ये भी है, माना जाता है कि देखिए पहले ना बोगस वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। इससे पहले जी हाँ, जी 2019 हाँ। में इस पर कंट्रोल लगाना पूरा संभव नहीं हो पाया था। 2014 में तो आई ही थे मोदी जी, तो पहला चुनाव था उनके लिए समझिए, तो 2019 वाला। तो उस समय तक बोगस वोटिंग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया था। तो इस बार जो है बोगस वोटिंग पर पूरी तरह नियंत्रण लगभग हो गया है। बिल्कुल, पहले लोग बुर्का में भी वोटिंग पुरुष जाके डाल आते थे, तो वो भी था। तो इस बार जो नियम है उसको कड़े किए गए हैं, तो जो बोगस वोटिंग है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। तो एक वो भी कारण माना जा रहा है। लेकिन ये जो आपने बताया कि सेकुलर वाला जो ये है, ये हो सकता है कि नोइंगली नहीं हो, मतलब मन से नहीं हो ऐसा सेकुलर फीलिंग। लोग वोट दे, मतलब वोट के प्रति ही लोगों का जो रुझान है वो कम हो रहा है, क्योंकि उनको एक तो लग रहा है कि ठीक है, मतलब हम जीत दे नहीं दे, जीत तो रहे ही है मोदी जी। मोदी जी आ ही रहे हैं, मतलब ये जो बीजेपी के वोटर है उनकी बात कर रहा हूँ, या अर्बन वोटर आप जो बोल रहे हैं उनको, या और दूसरा जो आप गांव की बात कर रहे थे, तो गांव में ऐसा नहीं है कि जातिवाद। देखिए, अगर राम मंदिर के बनने के मतलब जो उद्घाटन के 2-3 महीने के भीतर चुनाव हो जाता, तो उसका फायदा मिलता बीजेपी को। अभी वो जो राम मंदिर वाला जो खुमार है या नशा है वो उतर चुका है लोगों का। अब लोगों को लग रहा है कि अब और क्या कर लेंगे, ये ठीक है, अब तो जो जो करना था वो तो कर ही चुके। तो अब उसको बहुत ज्यादा, मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हैं वोटर, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि क्या मिलेगा आगे। तो इसलिए जो एक उत्साह है या जोश है वो नहीं है जैसा 2014 में था। 2019 में पुलवामा के कारण एक रिवेंज का भाव था, वो भी नहीं है इस बार। तो इस बार जो ऐसे उदासीन है, मतलब एक तो वोटर ऐसी इसी तरह से उदासीन है, दूसरा वो उदासीन हो गए हैं इसके कारण कि अ, मतलब कोई उत्साह नहीं है, कोई छुट्टियां मिल गई। अभी देखिए इसके अगला चुनाव भी जो है वो भी सोमवार को पड़ रहा है, तो उसका भी जो असर होगा वो वीकेंड वाला ही होगा। पर धीरज जी, आप माने चाहे ना माने, गर्मी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं गर्मी जब आप बोल फैक्टर है, रहे थे, नहीं गर्मी तो फैक्टर है ही। धीरज सर, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था पहले जब आपने कहा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है, वो एग्री करती है। मैं कह रहा हूँ अगली बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आदमी को भी बुलाना चाहिए कि भैया यहाँ पे क्या मौसम है तू बता पहले। उसके बाद नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही ले जाए साथ में कि भाई साहब तुम बताओ पहले क्या करना है। तो खैर सर, मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि वेदर इंपॉर्टेंट है। आप समझिए सर, त्रिपुरा में जो ओवरऑल थोड़ा सा कोल्ड है, यहाँ से बेटर है, या जम्मू कश्मीर में, आसाम में, मणिपुर में, यहाँ पर 70, आसाम में 70.66, मणिपुर 76.06, त्रिपुरा 77.53। ठीक है, अपवाद है बंगाल। और बंगाल का मैं अपवाद इसलिए मानता हूं, वहां भले ही जो भी है, जो संदेश कली हुआ, पीपल, जो मेरे को लगता है, ये मेरा अपना है, हो सकता है मैं गलत आकलन कर रहा हूं, पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ ममता बनर्जी। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में आपको बता रहा हूँ सर, जम्मू कश्मीर में भी 67% हुआ है वोटिंग। तो ये सब कोल्ड, मतलब ओवरऑल ठंडी जगह है, जहां मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती आदमी को जाने के लिए। अब जैसे जो जिधर गर्मी की मार है, जहां पर गर्मी की मार किसे पड़ती है, एजेड आदमी को, वो उसको लगता है यार शुगर है, पहले मैं बीमार हूं, जाने में दिक्कत हो रही है। तो मध्य प्रदेश हो गया 54%, महाराष्ट्र हो गया 53.51%, कर्नाटक में हाँ है, कर्नाटक में ठीक है, पर कर्नाटक का बहुत सारा एरिया आप देखो सी के संगे, नाइदर इट्स वेरी हॉट नॉट इट्स टू कोल्ड। ठीक है। तो कर्नाटक में 63%, केरल में 63%, और राजस्थान में भी कम है 59। अब स्थानीय, इसमें जो एनालिसिस थी उसमें यह था सर कि स्थानीय मुद्दों की कमी, गर्मी
और स्थानीय मुद्दों का पूरा ना होना। आप समझ रहे हैं? जैसे संदेश खली में जो हुआ, वो अगर एक फैक्टर है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो रहा है, लोग कहते हैं कि अलग-अलग चुनाव हैं, काउंसलर का चुनाव अलग है और मेंबर ऑफ हाँ, अलग है, लेकिन अगर बीजेपी के काउंसलर ढंग से नहीं कर रहे काम, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपको रियल इंस्टेंस बताता हूँ कल का। कल एक व्यक्ति था यहाँ पे, मेरे घर के पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं गया तो काउंसलर से मैंने कहा कि हमें वो स्लिप नहीं मिल रही वोटिंग की, बीजेपी का ही था और सिटिंग काउंसलर। उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो ठीक है, देखा जाएगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो गठबंधन हुआ है, ये आपने बहुत सही बात कही। जो कैडर है ना, और जो कैडर के अलावा जो कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल गायब है ज्यादातर जगहों पर। अभी भी अगले फेजेस में भी जहां चुनाव होने हैं, वहां भी ये जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के खासकर, वो बिल्कुल उदासीन बैठे हुए हैं। उनको बहुत ज्यादा, पहले जो था एक पूरा का पूरा कार्यकर्ताओं की एक वो बनती थी, लिस्ट होती थी। उसके बाद आप यहाँ नोएडा की बात कर रहा हूं, नोएडा में महेश शर्मा कहीं नहीं दिखे। मतलब केवल हमारी सोसाइटी या हमारी कॉलोनी में नहीं, पूरे एरिया में कहीं भी वो घूमते हुए नहीं दिखे। उनके मैसेजेस आ गए, एक वो पर्ची आ गई, लेकिन अच्छा बूथ पर भी वो जो पहले जो बीजेपी का एक तरीका था चुनाव लड़ने का, वो इस बार बिल्कुल बदला हुआ दिखा। लखनऊ का भी मुझे जो खबर मिली है लखनऊ में, कि राजनाथ सिंह के जो परिवार वाले हैं, दोनों बेटे उनके, वही लोग लगे हुए हैं, और जो कैडर वाले हैं, मतलब जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ, जो मंडल और वो इन लोगों का जिला और जो जी, भी इस तरह के जो पदाधिकारी हैं, उन लोग आते हैं और अपनी शक्ल दिखा देते हैं, बस हो गया कि ठीक है, वापस चले गए। तो वो जो एक चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटेजी होती थी कि ठीक है आप यहाँ बैठेंगे, बूथ पर वो बैठेंगे, वो बहुत माइनर दिखा। मतलब इस बार लोग उसमें ज्यादा उत्साहित नहीं थे और लोग भी कम दिखे। मतलब तो जी, ये जी, है जी। कि जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी, और दूसरी पार्टियों के भी कार्यकर्ता हाँ, बहुत कम दिखे। आप बताइए ना, आपको कौन सा बूथ पे कांग्रेसी दिख गया? कल आप गए थे वोट देने, मैंने आपका दिखा था फेसबुक पे, आपको कोई कांग्रेसी दिखा? नहीं, नहीं दिखा, नहीं कोई कोई दिखा। समाजवादी पार्टी का? भाई साहब, माने ना माने, गर्मी बहुत बड़ा फैक्टर है, और लिटरली जा करके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी सलाह लेनी चाहिए। अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ नहीं है, सर। देखिए केवल गर्मी कारण नहीं है। गर्मी में अगर पहले भी चुनाव हुए हैं तो ऐसा नहीं है, बस मन में एक जोश जो है ना वो भी नहीं है। इस बार चुनाव के प्रति उदासीनता है वोटर्स में और लोगों में भी। सर गर्मी, मान लीजिए, चलिए खैर गर्मी अगर है नहीं है ये तो एक अलग विषय है, पर इतना तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। आप विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चुनाव करा रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता, इतनी भी सहज ज्ञान नहीं है आपको, कि जो बीमार है वो कैसे जाएगा? 2019 में जो चुनाव हुआ था ना धीरज सर, उसमें वोट पड़े थे 70% लगभग लगभग। ठीक है सर। 2024 में अब तक जो वोटिंग हुई है, दो फेजेस की, उनमें पड़े हैं 61% लगभग। ठीक है, समवॉट 61%। और मैं थोड़ा इतिहास में जाता हूं, जोश की जहां तक बात है, 1957 में 47.74% पड़े थे। 19 उससे मैं सीधे 10 साल आगे आता हूं, 1977 में 60% पड़े थे। 77 मैंने इसलिए चुना क्योंकि उस साल मैं पैदा हुआ था। अब 1984 में 65% पड़े थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। तो उसके बाद में जो राजीव गांधी आए थे, वो 404 सीटों की रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन के साथ आए थे, आपको भी पता ही होगा सर। तो उस टाइम पर भी जब राजीव गांधी 404 सीटें लाए थे ना, कुल 65% वोट पड़े थे साहब, 65% ओनली। 1991 92 में 55% पड़े थे, तब जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद। वोटिंग का अगर इस तरह से आप परसेंटेज देखें, तो वोटिंग मेरे ख्याल से 61% इज नॉट बैड, इट्स ओके। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मुझे याद है पिछली बार जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा था, एक उनका स्टेटमेंट छपा था कि, और टीवी पर भी आया था कि पहली बार आजादी के बाद पहली बार जो वोटर्स है
उसने अपना एक जोश दिखाया है। तो मुझे जो लगता है कि वो जो था वो पीक था। अब पीक के बाद फिर वो उतरा है, क्योंकि इस बार मुद्दा विहीन चुनाव है, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा है, चुनाव लड़ने का कोई मिशन नहीं है, चुनाव लड़ने का बस एक सरकार बदलनी है। और जो आम तौर पर लोगों का जो मतलब वोटर्स में मैंने देख लिया कि इनको तो लगा कि बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उन्हें तो लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया है, अब उन्हें कुछ और चाहिए नहीं। जो मुझे अच्छा जो लग अच्छा। रहा है, जो बीजेपी का वोटर है उसको जो लग रहा है। और जो एंटी वाला है वो अपना श्रद्धा पूर्वक दे रहा है, एंटी बीजेपी वाला जो है वो अपना श्रद्धा पूर्वक जुटा हुआ है। तो धीरज सर, अगर आप देखें जैसे पश्चिम बंगाल जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के बाद भी महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, कभी का 42 सीटें हैं वहां से। तो आप देखिए वहां पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो ऊपर गया है। आपको क्या कारण लगता है वहां पे ऊपर जाने का? कर्नाटक में ऊपर गया है। कर्नाटक में वोटिंग परसेंटेज क्यों गया है ऊपर? आपको क्या लगता है? और इसी के साथ एक तीसरा अभी ज्वाइन कर देता हूं, केरल में राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, जो वोट का परसेंटेज बढ़ता है, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है कि जहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी रहता है, वहाँ वोट बढ़ता है, वोट शेयर बढ़ता है। जहाँ भी लोगों को व्यवस्था के विरुद्ध वोट डालना चाहिए या ऐसा चाहते हैं लोग कि हम मतलब कुछ करके दिखाएँगे, इस वोट से कुछ चेंज ला के दिखाएँगे, तो वहाँ लोग संगठित होकर वोट डालते हैं और वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है कि मतलब जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट वोट पड़ा है। अब अगर बात करें देखिए, राहुल गांधी के वोट्स का, तो राहुल गांधी का बहुत मतलब जो उनका अपना चुनाव है, वो शायद बच जाए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग जो है, वो अपने झंडे तक नहीं लगा रहे हैं राहुल गांधी। तो मुस्लिम लीग के दबाव में इतने ज़्यादा है और मुस्लिम लीग के आगे समझिए उन्होंने बिल्कुल वो सरेंडर करना और बिल्कुल साष्टांग दंडवत कर चुके हैं। जो एक ऐसी कांग्रेस जो पूरे मतलब सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरती है और वो अपना झंडा भी नहीं फहरा रही है अपने चुनाव प्रचार में, तो वो वहाँ पूरे के पूरे मुस्लिम लीग के भरोसे है और मुस्लिम लीग ने उससे वादा किया है कि हम आपको चुनाव जिता देंगे। तो राहुल गांधी एक वहाँ ये किए हुए हैं, मतलब पूरा साष्टांग किए हुए हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी अमेठी रायबरेली कहीं से लड़ने की कोशिश करें। अगर कहीं ऐसा होता है कि क्योंकि कम्युनिस्ट उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं वहां पर, इंडिया अलायंस में साथ में वहां पर राहुल गांधी के अगेंस्ट कम्युनिस्ट खड़े हुए हैं, अगर राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं तब क्या होगा? अमेठी में भी ऐसा ही लग दोनों रहा है जगह मेरे को नहीं, तो कि वो अभी शायद तो हार ही अमेठी जाए। या रायबरेली का तो ये तो भविष्य में है। लेकिन यहाँ तो जहाँ जो पार्टी केरल में है वो सेव करना चाह रहे हैं एक्चुअली सीट, वो चाह रहे हैं कि वहां से भी भर दें। हाँ, लेकिन केरल का जो वो है, वो वायनाड का वो तो क्लियर हो जाएगा उनको कि वो खुद ही जीत रहे हैं या हार रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर हार कि जाते वो हैं आपको तो क्या लगता है कि जीतेंगे कि हारेंगे? प्रश्न तो ये है, आपको क्या लगता है? कम्युनिस्ट इनके एंटी हैं। अब मुस्लिम लीग ये अपने झंडे तक जो व्यक्ति वहां पे नहीं लगा पा रहा, तो अर्थात वो आइडियोलॉजी वाइडियोलॉजी से कुछ मतलब नहीं है, नहीं तो वहां कुछ उनको और ही नाटक है। उतना एश्योरेंस मिला है, तभी वो वहां अपने झंडे नहीं फहरा रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी वो दे रहे हैं कि अपने झंडे पर प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। और नॉमिनेशन के समय भी वो बैलून लेके गए थे, जो आपने देखा होगा, वो तिरंगे 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 रंग के बैलून लेके सारे जो इनके कार्यकर्ता थे वो लेके गए थे, झंडा नहीं फहरा रहे थे। तो जब इतना बड़ा सैक्रिफाइस वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग वहाँ सैक्रिफाइस एक पोजीशन आपने और साष्टांग कहा ना, हुँ, साष्टांग कहा, साष्टांग से मेरे को तभी याद आ गया था। साष्टांग जब मोदी जी कर रहे थे ना मंदिर में, तो ये आदमी कह रहे थे इंग्लैंड जाकर के कि साष्टांग आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, अभी क्या कर रहे हो तुम? तो वो तो कम से कम मंदिर में कर रहा है, तुम पता नहीं वहां पे जाकर के जाने क्या कर रहे हो, किस क्या क्या कर रहे हो। और तुम छोड़ो, बाकी जिनको साथ ले गए वो भी कर रहे हैं। और यही नहीं अगर तो मान लो पाकिस्तान, मतलब ये समझ नहीं आ रहा, ये चुनाव भारत से ही लड़ रहा है या पाकिस्तान से लड़ रहा है? नहीं तो ये जो कर रहे हैं जो कुछ भी इस कारण से कर रहे हैं कि इन्हें इतना भरोसा है कि वहाँ मुस्लिम लीग इनको अगर सपोर्ट करते तो वो चुनाव जीत जाएँगे।
और भरोसा उन्होंने किसी सर्वे के आधार पर ही किया होगा। जब इतना कुछ वो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे रहे हैं, तो यही होगा। चलिए चलिए, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव कौन जीतेगा। क्रिस्टल बॉल तो हम में से किसी के भी पास नहीं है, और चुनावों में क्या एंड में जाता है, एक एक वोट से हार जीत सब कुछ होती है। यहाँ तक कि मेरे को याद आया, जब 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली थी ना, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी को मतलब उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ सर, उस टाइम पे वो जो वोटिंग जो थी वो अच्छी हुई थी, लेकिन सरकार सिर्फ 13 महीने चल पाई थी। कहने का अर्थ ये है, अब मैं परसेंटेज क्या बताऊं, लेकिन हाँ इतना बता रहा हूँ, वोटिंग अच्छी हुई थी, लास्ट टाइम से ज्यादा हुई थी, और उसके बावजूद सरकार 13 महीने चली। तो वोटिंग कितनी हो रही है, सरकार कितनी चलेगी, सरकार कौन बनाएगा, ये बड़े अलग अलग प्रश्न है। परंतु मेरे को ओवरऑल जो इसे अब समझ में आ रहा है वो ये है, लगभग लगभग हिंदू क्षेत्र में हिंदू कॉम्प्लिसेंट हुआ है। दूसरा, कुछ एक जगह पर जहां पर उसको रियलिटी और उसने ट्रुथ फेस करा है, जैसे बंगाल में या इवन कर्नाटक के हिंदू ने। ओवरऑल दोस्तों बात यह है कि ये देखने में अगर जो इस पूरी डिबेट में समझ में आया वो ये है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर कॉम्प्लिसेंट हुआ है, कहीं ना कहीं सत्ता से वो खुश है, कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है, कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी रही है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। अब सरकार कौन बनाएगा, ये बात की बात, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूं हो सकता है 400 पार भी हो जाए, कोई माने चाहे ना माने, वोटिंग कम होने से अर्थ सीटों पर उसका फर्क नहीं आता, लेकिन हाँ वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग जरूर होनी चाहिए। तो मैं संकेत चतुर्वेदी आप सबसे प्रणाम करता हूं, आप सब लोगों को, और धीरज जी आपको भी प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय